हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी, यूपी में जो अगली प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आवेदन लिए गए थे 2022 में, इसकी परीक्षा कब तक होगी। प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा की प्रणाली है, क्या वो बदल गई है, इस पर भी चर्चा है। और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती यानी कि जो एलटी ग्रेड और जीडीसी और जीआईसी में शिक्षक भर्तियां आनी हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूपी टीईटी के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यूपी टीईटी 2024 के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जैसा कि आप जान रहे हैं कि आयोग में अभी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होना है। अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, अभी विज्ञापन जारी होना है और लगभग फरवरी आ जाएगी, मतलब सबकी पदस्थापना तक। सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी पोस्ट पर पहुंचने में सबको लगभग, अब दिसंबर आधा बीत चुका है, आज 17 दिसंबर है, तो अभी अगर विज्ञापन जारी होता है तो 1 महीने तक आवेदन लिया जाएगा। इसके बाद फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनकी पोस्टिंग की जाएगी, तो आपका जो फरवरी है वो निकल जाएगा। आगे चलकर आपको पता भी है कि फिर लोकसभा के चुनाव भी हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो जानकारी है उसके मुताबिक यूपी टीईटी के लिए जो नोटिफिकेशन होगा, इसकी संभावना जून या जुलाई में है। तो ध्यान दीजिएगा कि यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है ये जून या फिर जुलाई 2024 तक जारी होने की संभावना है। रही बात शिक्षक भर्ती की, तो साल 2024 में चुनाव से पहले प्राइमरी की कोई शिक्षक भर्ती आने की संभावना नहीं बन रही है। और फिलहाल मुझे तो ये प्रतीत होता है कि अभी यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ना तो कोई योजना है और ना ही निकट भविष्य में इसके आने की कोई संभावना प्रतीत होती है। कोई जानकारी मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बात करते हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी में जो आवेदन लिए गए थे 2022 में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आवेदन लिए गए थे 2022 में, इसकी परीक्षाएँ जो हैं वो कब तक हो सकती हैं। दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की पेंडिंग परीक्षा ये जून जुलाई में हो सकती है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो परीक्षाएं हैं वो जून या फिर जुलाई में होंगी, उसके पहले इसके होने की कोई संभावना नहीं है। तो जून जुलाई में ही टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी ये संभावित है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद फिर उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। तो इसको लेकर कई बार अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा पैटर्न पर चिंतित हैं। तो आपको मैं बता दूं कि भविष्य में होने वाली सभी प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्तियां, जो भी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होगी और जो भी जूनियर की शिक्षक भर्ती होगी, वो 100% लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी भ्रम में नहीं आना है, ये बात बिल्कुल आप मान के चलिए। और रही बात राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की, तो चुनाव से पहले या अगले महीने अंत तक जीआईसी में एलटी और पीजीटी की पूर्व में 6560 के आसपास, लेकिन जो अध्याचन प्राप्त हो रहा है उसके बाद लगभग 10,000 पद पर ये भर्तियां आनी तय हैं। ये भर्तियां कब तक आएंगी तो थोड़ा सा आप अनुमान लगा लीजिए, या तो चुनाव के पहले इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा या फिर चुनाव के बाद जारी होगा। लेकिन पदों की संख्या अच्छी खासी है। 2024 में ये विज्ञापन अवश्य ही जारी होगा, जिसमें आपके लिए एलटी ग्रेड और जो जीआईसी पीजीटी की परीक्षा होती है, प्रवक्ता वाली जो परीक्षा होती है, उसके लिए विज्ञापन जारी होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। आगे आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन डिग्री पर यूजीसी की एक चेतावनी आई है। तो यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनके साथ मिलकर ऑनलाइन कोर्स का संचालन करने वाले और डिग्री बांटने वाले जो एडटेक कंपनियां हैं उनके लिए चेतावनी जारी की है। इन विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता भी नहीं है। यूजीसी ने ये कहा है कि ये डिग्री जो है वो वैध ही नहीं है। ऐसे कोर्सों में दाखिला लेने वाले छात्र थोड़ा जागरूक रहें, सतर्कता बरतें। मनमानी करने वाली जो एडटेक कंपनियां हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो छात्र इसमें एडमिशन ले रहे हैं, उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। यूजीसी ने कहा कि देखा गया है कि कई उच्च शिक्षण संस्थान विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर ऑनलाइन डिग्री कोर्स का संचालन कर रहे हैं, जबकि इन शिक्षण संस्थानों को आयोग से मान्यता ही नहीं है। तो यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने बताया कि विदेशी विश्वविद्यालयों के नाम पर बिना मान्यता के ऑनलाइन डिग्री कोर्स का संचालन वैध नहीं है। आयोग किसी भी सूरत में
इस डिग्री को मान्यता नहीं देता है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ एडटेक कंपनियां समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स का संचालन कर रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, आपकी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद जाएगा। तो दोस्तों, आज बिहार में दरोगा बहाली के लिए परीक्षा हो रही है। राज्य में दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीपीएससी के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने कहा कि हर पेपर के प्रत्येक पृष्ठ पर यूनिक कोड होगा। मतलब इससे क्या होगा कि अगर कोई पेपर वायरल होता है तो उसके बारे में पता चल जाएगा। और परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी होगी। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो भी लिया जाएगा। इस बार कदाचार रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पता चल जाएगा कि मतलब फ़ोटो लगाते ही पता चल जाएगा कि ये आदमी कहीं और तो शामिल नहीं था। तो मतलब काफ़ी हाईटेक व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन परीक्षा कराने का देंगे प्रस्ताव। तो बीपीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रस्ताव जल्दी सरकार को भेजेंगे। तो मतलब अगली बार जब ये परीक्षा होगी तो ऑनलाइन रहेगी। 2 माह में रिजल्ट की बारे में बात हो रही है कि 2 माह में इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। निर्धारित सीट से 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन पहले चरण में होगा। इसके बाद मुख्य और फिजिकल परीक्षा के बाद अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन होगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या कोई भी डिवाइस, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर ना जाएं, बेहतर होगा। अदरवाइज आपको ही वहाँ पर दिक्कत होनी है। और ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और जो परीक्षा से संबंधित चीज़ें बस वही लेकर जाएं, ठीक है। और फिलहाल जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को मेरी बेस्ट ऑफ लक, सभी को शुभकामनाएं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहेंगे कि कोरोना के JN1 वेरिएंट का केरल में पहला मरीज मिला है। आपको याद होगा कि कोरोना का पहला वेरिएंट जो आया था, जो पहला मरीज मिला था, वो पहली बार भी 2020 में कहाँ पर मिला था? केरल में मिला था। हालांकि वो 2019 के अंत में ही मिल गया था, लेकिन भारत में जो कोरोना फैला वो मार्च 2020 के बाद फैला था और स्थितियाँ जो थी वो बहुत ही बेकाबू हो गई थी। आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान होगा। ऐसा जो है, जो लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। JN.1 वेरिएंट केरल में पहली बार एक मरीज में मिला है। ये जो पेशेंट है ये 79 साल की एक महिला है और ये लौटी है कहाँ से? तो ये सिंगापुर गई थी। वहाँ से लौटने के बाद फिर जब उसकी जांच की गई तो ये वेरिएंट उसमें पाया गया है। डॉक्टर राजू बहल ने कहा कि यह मामला भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की नियमित निगरानी में सामने आया है। महिला के नमूने का 18 नवंबर को RT-PCR करवाया गया था, तो रिजल्ट जो था वो पॉजिटिव आया था। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां यानी कि ILI के हल्के लक्षण थे। अब फिलहाल यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिंगापुर में तेज़ी से ये वेरिएंट फैल रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय, सिंगापुर का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने लोगों से कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं उस पर मास्क लगा कर आप जाएँ। और 3 से 9 दिसंबर तक कोरोना के मामले बढ़कर 56,043 हो गए हैं। मतलब काफ़ी तेज़ी से जो वेरिएंट है वो सिंगापुर में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो ये चीज़ें जो होती बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। अब भारत में भी एक मरीज़ मिल चुका है, तो बेहतर होगा कि आप अपना जो मास्क है उसको निकाल लें। वैसे भी सर्दियों में मास्क जो है लगा कर चलिए। और अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि जो AQI है, जो प्रदूषण है, उसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा है। तो मास्क आप लोग जो है बिल्कुल इस्तेमाल करिए और मास्क जो है ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो आप लोग मास्क लगा के चलिए, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और सर्दियों के मद्देनज़र। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि हर मंगलवार होगी शिक्षा आयोग की बैठक, होंगे महत्वपूर्ण निर्णय। 2 सदस्यों की सहमति पर अध्यक्ष बुला सकेंगे असाधारण बैठक। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में कुछ व्यवस्थाएँ नई की गई हैं, जैसे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हर मंगलवार को होगी। यानी कि आयोग भर्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को लेगा। आज मंगलवार को अवकाश है, इसके बाद अगले कार्य दिवस पर बैठक होगी। अगर मंगल को छुट्टी होती है तो बुध को होगी ये बैठक। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अगर असाधारण बैठक बुलाना चाहें तो कम से कम 2 सदस्य इसके लिए अध्याचन प्रस्तुत करेंगे और बाकी जो बैठक होगी तो 24 घंटे पहले सभी को सूचना दी जाएगी। बैठक की कार्यसूची सचिव तैयार करेंगे, अध्यक्ष उसे अनुमोदित करेंगे। प्रत्येक सदस्य को बैठक के नोटिस के साथ कार्यसूची भी भेजी जाएगी। आयोग की बैठक के लिए कोरम तभी पूरा होगा जब उसमें कम से कम
आधे सदस्य शामिल हों। बैठक की अगर किसी मुद्दे पर मतभेद होता है तो सदस्यों का बहुमत देखा जाएगा। यदि मत समान होंगे तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अपनी असहमति जताने वाले सदस्य लिखित रूप से टिप्पणी लिख कर देंगे। जो बैठक की कार्रवाई का हिस्सा होगी, अध्यक्ष को आयोग की पूर्व अधिसूचित बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित या निरस्त करने का अधिकार होगा। अगर अध्यक्ष को लगता है कि आयोग में कार्य की अधिकता है और बैठक सुविधानुसार नहीं बुलाई जा सकती तो सदस्यों की राय मांग सकता है। अगर निर्धारित समय में किसी सदस्य की राय प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे सदस्य को प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जाएगा। तो कुछ नई चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी शिक्षा आयोग में जब ये गठित हो जाएगा उसके पश्चात। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच। और हाँ, करंट अफेयर की नियमित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हर महीने की जो पीडीएफ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर अब तक, तो उसकी पीडीएफ हर महीने जो है वो अपलोड कर दी जाती है। अगर उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। बस आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कम से कम किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है या फिर इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ वहाँ पर इसे शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।